अमित भाई, आपका राइजिंग भारत मंच में स्वागत है। आप कहते हैं कि वक्फ बिल लाकर आप लोगों ने मुसलमानों पर अन्याय खत्म कर दिया, और मुसलमान समुदाय ये कहता है कि उससे बड़ा कोई अन्याय ही नहीं है। देखिए राहुल जी, आप पूरे समुदाय के नाम से इतना बड़ा लोडेड स्टेटमेंट मत करिए, आपको तकलीफ आएगा। मुसलमान समुदाय ऐसा नहीं चाहता है उनके साथ अन्याय है, कुछ गिने चुने नेता चाहते हैं। मैं आपको दो चार सरल सवाल पूछता हूं जी। अभी का जो वक्फ का कानून है, इसके अंदर महिलाओं के लिए कोई कंपलसरी प्रावधान है क्या? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? इस देश की मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल में हिस्सा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? 80% मुस्लिम समाज पसमंदाओं का है, जो गरीब है, एक प्रकार से ओबीसी है, उनको वक्फ में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जी। सिया, आगा खानी, दाऊदी वोरा, मोहम्मदिया, अहमदिया, ये सारे मुसलमानों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वो भी मुसलमान है, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? और कांग्रेस पार्टी तो माइनॉरिटी की बात करती है, तो माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी को हम रखते हैं तो विरोध करते हैं। ये जो बिल आया है, वो बिल मुस्लिम समाज के हरेक अंग का प्रतिनिधित्व करने वाला बिल है। दूसरा, आज मैं, आपने बहस देखी ही होगी, कांग्रेस के नेता कहते थे कि क्या गलत हुआ है। मैं आज देश की जनता को टीवी 18 के कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आजादी से लेकर 2013 तक, आजादी से लेकर 2013 तक, इस्लाम जब से भारत में आया तब से जितनी वक्फ में भूमि वक्फ घोषित की गई, वो 18 लाख एकड़ थी, जिसमें मुगलों के पहले से भी जो वक्फ हुए हैं वो सारे आ गए, क्योंकि दिल्ली में तो वक्फ सल्तनत काल में हो गया था। और 2013 का कानून आने के बाद 18 लाख एकड़ में 21 लाख एकड़ भूमि और बढ़ गई। तो यही बताता है कि 2013 के कानून में आपने ऐसी व्यवस्था करी जो न्यायपूर्ण नहीं थी। किसी की भी भूमि को आपने वक्फ घोषित कर दिया, चाहे भूमि हिंदू की थी, पूरे के पूरे गांव वक्फ घोषित हो गए जिसमें लोग रह रहे हैं। कहीं मंदिर, 1500 साल पुराने मंदिर वक्फ घोषित हो गए जहां पूजन अर्चन होता है। इस तरह से कैसे चल सकता है? और ये 2013 के पहले नहीं था। 2014 के चुनाव के एंड मौके पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी वोट बैंक सुनिश्चित करने के लिए काम किया था। और मैं आपको कहना चाहता हूं, सारे मुसलमान भाई भी मुझे सुनते होंगे, ये 39 लाख एकड़ भूमि हुई है। इसमें से आर्गुमेंट करते, कुछ तो कब्रिस्तान है, कुछ तो मस्जिद है, कुछ तो दरगाह है, ये सब मिल मिलाकर 5% से ज्यादा नहीं है। 39 लाख एकड़ की भूमि से राजस्व क्या मिलता है, आय क्या मिलती है? 123 करोड़ रुपया। रेलवे और सेना से बड़ी भूमि है भाई ये। तो ये आय कहां जा रही है? जो बैठ गए हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि ऑडिट की व्यवस्था ठीक नहीं है। हमने कानून के माध्यम से ऑडिट की व्यवस्था ठीक करी है, कानून के माध्यम से मुस्लिम समाज के हर तबके को इसके अंदर प्रतिनिधित्व दिया है। और उनका एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट है कि हमारे धार्मिक मामलों में दखल देना। राहुल भाई, इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। वक्फ जो है वो वाकिफ बनाता है और मुतव्विल इसका मैनेजमेंट करता है। वक्फ बाकी सारे धर्मों के हिसाब से देखे तो ये ट्रस्ट है। ट्रस्ट तो उसी का होता है जो वो बनाता है।
वकफ उसी का होता है जो बनाते, इसमें कोई नॉन मुस्लिम रखने का प्रोविजन हमने नहीं किया है। टेम्पल ट्रस्ट है ना, टेम्पल ट्रस्ट में नहीं रख सकते, वकफ में भी नहीं रख सकते, पर चैरिटी कमिश्नर हिंदू हो गए, कंपलसरी है क्या? वो सिख भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है। टेम्पल ट्रस्ट में नहीं रखना चाहिए, मैं भी मानता हूं, वकफ में भी नहीं रख रहे हैं। जैसे ट्रस्ट होता है, इसका मैनेजमेंट अगर रिलीजियस ट्रस्ट है तो हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। वकफ अगर अल्लाह के नाम पर दान दी गई संपत्ति है तो मुस्लिमों के हाथ में होना चाहिए। मगर ट्रस्ट चैरिटी के कानून के हिसाब से बरोबर चल रहा है नहीं चल रहा है, इसकी देखरेख, ये तो व्यवस्थात्मक काम है, इसमें धर्म कहां से आता है? फिर भी हमने तो 22 में 2 रखे हैं भाई, 14 में 2 रखे हैं। और एक बात मुझे बताओ, जो मैंने पहले कहा पूरे के गांव कर दिए वकफ, कोई मंदिर भी कर दिए, तो इस संपत्ति का डिस्प्यूट नॉन हिंदू का भी है या नहीं है? जी, हुआ या नहीं हुआ? जी। तो वो पार्टी है या नहीं है? 2 हिंदू इसका पक्ष न्यूट्रलिटी से देखेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? क्या इस देश में हिंदुओं को इतना भी अधिकार नहीं है भाई? ये बिल्कुल खोखली बात है जो कांग्रेस ने फिर से उनके समाप्त होते हुए अस्तित्व को आधार देने के लिए अपीसमेंट की पॉलिसी। और अगर इतना ही था तो प्रियंका जी तो वोट डालने भी नहीं आई, राहुल जी ने भाषण भी नहीं कराया। अगर आपकी पार्टी की प्रमुख पॉलिसी है तो पार्लियामेंट से बड़ा मंच क्या हो सकता है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी पंचायत है। राहुल जी वहां बोले ही नहीं। इनकी पार्टी को 50% समय दिया था हमने, 50%, और कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई आपकी पार्टी के वक्ता तो आप तय करोगे, आप बोले ही नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं? अब चिल्लाएंगे रोड पर, हमें बोलने नहीं देते, हमें बोलने नहीं देते। उनकी पार्टी को जो टाइम दिया है उसमें पूरा टाइम राहुल गांधी बोल सकते थे। ना उनकी पार्टी चाहती है ना वो चाहती है। जब सीए का बिल पारित हुआ था तब उस वक्त थोड़ा हिंसा का माहौल बना था देश में। कुछ आप लोगों को कोई इस बात की चिंता है कि इस बार भी बहुत कुछ हिंसा अच्छा किया आप सीए निकाल दिया। मैं चाहता था कोई पूछे, कोई पूछता नहीं था, आपने पूछ लिया, अच्छा हो गया। भाई पूरे देश के सामने ढिंढोरा पिटा राहुल गांधी एंड कंपनी ने कि सीएए से मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। अब सीएए पूर्णतया लागू होने से 2 साल हो गए। मैं राहुल गांधी को सार्वजनिक चुनौती देता हूं, एक भी मुसलमान की अगर नागरिकता गई है तो हमें बताएं। पूरे देश को कांग्रेस पार्टी ने गुमराह किया, इनके इंडी अलायंस वालों ने गुमराह किया। मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, और देश में हिंसा कराई। यही जिम्मेदार है हिंसा के। डिलिमिटेशन से क्या आप आज ये आश्वासन साउथ सदर्न स्टेट्स को दे सकते हैं कि डिलिमिटेशन से उनकी सीटों पे कोई कमी नहीं आएगी प्रोपोर्शनेटली? देखो, मेरे कोरे आश्वासन से शायद साउथ के हमारे भारतीय है वो नहीं समझ पाएंगे। मैं थोड़ा कहना चाहता हूं। जरूर। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है जी, वहां डिलिमिटेशन के लिए कुछ हो रहा है। कई जगह इंडी अलायंस की सरकार है, वहां डिलिमिटेशन के लिए कुछ हो रहा है नहीं। सिर्फ तमिलनाडु में क्यों हो रहा है? चुनाव आ रहा है। चुनाव है। अभी डिलिमिटेशन सरकार ने घोषित किया है क्या? जी नहीं। नहीं। एक सेकंड। हाँ, जी जी। डिलिमिटेशन एक्ट हमने बनाया है क्या? नहीं बना जी नहीं। डिलिमिटेशन कमीशन में किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया है क्या? नहीं किया है। तो आज है क्या? क्योंकि रैंपड करप्शन कर तमिलनाडु की जनता आपके खिलाफ हो गई है, इसको ढकने के लिए ये मुद्दा आज उठा रहे हो। आज बुरहत क्या है डिलिमिटेशन लाने का? मगर आपने कहा है, मैं स्पष्टता कर ही देता हूं, दक्षिण के किसी भी राज्य ने, किसी भी मतदाता ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वादा है
कि किसी को अन्याय नहीं होगा, आपकी प्रोरेटा सीटें बनी रहेंगी। तो मतलब अगर 7.5 सीटें होंगी तो प्रोरेटा के हिसाब से उनकी जो बनती है 180 मैंने वोट कह ही दिया भैया, हाँ, जी। पहले भी कह चुका हूं, जी। मगर ये सुनना ही नहीं चाहते जी। क्योंकि ये शोर शराबा बंद कर देते हैं तो उनको करप्शन का जवाब देना पड़ेगा, उनको परिवारवाद का जवाब देना पड़ेगा। चुनाव मुद्दे पर वो चाहते नहीं। तो जैसे 750 सीटें अगर हो गई तो उत्तर प्रदेश की सीटें भी बढ़ के 110 120 हो जाएंगी, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। राहुल जी, जी। ऐसा है कि डिलिमिटेशन कमीशन का हर बार एक्ट बनाना पड़ता है। अभी तक की एक्ट का आयुष्य 25 तक था। अब नया एक्ट आएगा तो वो भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, पार्लियामेंट में आएगा। छिप छिपा कर नहीं हो सकता। इसके पहले ऑल पार्टी कंसल्टेशन होगा, एक्ट आएगा, शायद समिति को भी जाएगा या डायरेक्ट भी होगा, तो चर्चा होगी ना जी। अभी कुछ आया ही नहीं है और आप हो अल्लाह कर रहे हो क्योंकि आपको चुनाव में मुद्दा चाहिए। मैं ये कह रहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा सीटें हों तो जैसे मायावती जी एक समय कहा करती थी कि उस प्रदेश का विभाजन होना चाहिए, 4 टुकड़ों में उसको बांटना चाहिए। देखिए, वो वोट बैंक के लिए कर रहे हो, आप टीआरपी के लिए कर रहे हो। अभी भैया आया ही नहीं है डिलिमिटेशन। काहे को डिलिमिटेशन करते हैं? डिलिमिटेशन अमित जी तभी हो सकता है जब नया सेंसस आए, तो ये कैसे होगा, कब होगा? और इसमें कास्ट सेंसस की जो बात चल रही है, जो ऑपोजिशन की भी डिमांड है, उस पर आपका क्या विचार? गट डिलिमिटेशन भी 2001 के जनगणना के आधार पर हुआ था, ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु डिलिमिटेशन जब भी करना पड़ेगा, किस प्रकार से करेंगे, किस जनगणना के आधार पर करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, ये सारा एक कानून बनकर संसद में पारित होता है, तब जाकर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, क्योंकि वो हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है। जो लोकतंत्र को सत्ता तय करने का कॉलेजियम है, हमारी संसद है, हमारी विधायिका है, वो वहीं से चुनकर आती है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिजाइन करना, इससे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य लोकतंत्र में और कोई हो नहीं सकता। वो पार्लियामेंट के कानून से, और पार्लियामेंट के कानून को राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन के बाद ही होता है और उसमें कोई पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जज इसकी अध्यक्षता करते हैं। जी अमित जी, एक और बड़ा मुद्दा आप लोगों का रहा है वन नेशन वन पोल। काफी चर्चा भी हुई है, उसमें आपने काम बहुत किया है। ये कैसे कर पाएंगे आप? इसको पारित करने के लिए आपको 2/3 बहुमत की जरूरत है, तो और कौन सी पार्टियां जुड़ सकती हैं आपसे? इस मुद्दे को कैसे, इस कार्यकाल में इसमें हम कुछ देखेंगे क्या? देखिए भाई, आप तो ऐसा सवाल कर रहे हो, गांधी जी ने देश को आजाद करने की मांग की, तो वो कोई पूछ लेगा उनको, कैसे करोगे भी, अंग्रेजों का राज है। ऐसा है भाई, हम हमारा मुद्दा लेकर जनता के सामने गए हैं, हम जनता के बीच में कार्यक्रम कर कर भी जा रहे हैं। 2-3 साल होते होते माहौल ऐसा होगा कि कोई पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं कर पाएगी। आपको काफी दिनों बाद इस बार इंटरव्यू कर रहा हूं। 2024 के चुनाव के समय आपसे बात हुई थी, एक सवाल उस पर भी। 2024 में आप लोगों को उम्मीद थी, नारा था अब की बार 400 पार, सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की 240। कहां गड़बड़ हो गई, कहां रणनीति में कमी रह गई? देखिए राहुल जी, हम भी मानते हैं कि हमारी सीटें कम हुई, वो तो आंकड़ा है जी, मगर ये जो कह रहे हैं कि भाई ये तो ये कह रहे थे ये आए, ये कह रहे थे ये आए, मुझे बताओ, कोई खिलाड़ी मैच खेलने जाएगा, सामने टीम कैसी भी हो, पिच कैसी भी हो, वो क्या कहेगा? नहीं हम आज हार जाएंगे, ऐसा कहेगा क्या? अरे भाई, हमारा 300 था तो हमने 400 कहा, इसमें क्या बुराई की है भाई? हम तो सोचते ही हम बढ़ोतरी करेंगे और करेंगे। अभी भी मैं कहता हूं, हम तमिलनाडु जीतेंगे, बिहार भी जीतेंगे और इनका सुपड़ा साफ हो जाए। थोड़ा सा आप हिंदी के पक्ष में बहुत बातें करते हैं, तो थोड़ा एक लैंग्वेज मुद्दे पर भी बात कर लेते हैं, ये भी साउथ से जुड़ा हुआ है। पहले मैं थोड़ी स्पष्टता कर दूं, मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, मैं गुजराती हूं। मैं हिंदी के पक्ष में बात करता हूं, ये विपक्ष का प्रचार है। मैं भारतीय भाषाओं की बात जरूर करता हूं और मैं मानता हूं कि इस देश को अपनी संस्कृति, अपने संस्कार और अपने इतिहास के साथ जुड़ना है तो देश की हर एक भाषा को जिंदा रखना पड़ेगा, और ये मेरा अकेले का नहीं, देश का हर नागरिक का दायित्व है।
क्योंकि व्यक्ति अपनी मां की भाषा में ही सोच सकता है, अपनी मां की भाषा में ही व्यक्ति विश्लेषण कर सकता है, मतलब एनालिसिस करता है, तर्क कर सकता है, मतलब लॉजिक इसका डेवलप होता है, इसके आधार पर वो निर्णय लेता है और इसके आधार पर इंप्लीमेंटेशन की वो योजना बनाता है। ये पूरी प्रक्रिया मां की भाषा में ही होती है। मगर अब कुछ लोगों की भाषा यहां की नहीं है मां की, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई। मैं तो भारत में जन्मा हूं, तो भारत की भाषाओं की बात करता हूं। ये सब निरर्थक हो अल्लाह करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि हमारे आने से पहले, मेरा स्पष्ट मानना है, हमारे आने से पहले कांग्रेस पार्टी ने इतने सालों तक हिंदी और अंग्रेजी को सभी भाषाओं के बच्चों पर थोपा था। यूपीएससी की परीक्षा जो आईएएस आईपीएस की थी, वो अन्य भाषा में नहीं आती। 2015 में नरेंद्र मोदी ने निर्णय किया कि आप तमिल में भी पेपर दे सकते हो, गुजराती में भी दे सकते हो, मराठी में भी दे सकते हो, मलयाली में भी दे सकते हो। 2020 तक सीएपीएफ की जो भर्ती होती है, इनका पेपर सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाता था, आज 13 भाषाओं में लिखा जाता है। हमने तो तमिल की एंट्री की है, गुजराती की एंट्री की है, मराठी बंगाली की एंट्री भारतीय जनता पार्टी ने की, आपने अंग्रेजी पर छोड़ दिया था। इनके समय के अंदर लोकल स्टेशनों पर लोकल भाषा में अनाउंसमेंट भी नहीं होते थे, वो भी हमने किए। इनके समय में मेडिकल और इंजीनियरिंग कंपलसरी अंग्रेजी में ही पढ़नी पड़ती थी, हमने उसको स्थानीय भाषा में एंट्री करा दी और आज मध्य प्रदेश में हो चुका है, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है, राजस्थान आगे बढ़ चुका है। पूरे के पूरे मेडिकल के कोर्स हिंदी में अनुवादित हो गए। 13 भाषा में इंजीनियरिंग पढ़ाने की व्यवस्था 2026 के पहले हम कर देंगे। तो डीएमके का ये कहना हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, ये गलत है कि आप लोग? नहीं भाई, मैं देखो, अभी मोदी जी गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि एक भी डीएमके नेता का सिग्नेचर तमिल में हो तो बताओ मुझे। अंग्रेजी में करते हैं। हमारे राज्यों ने तो अपनी भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग के कोर्स का अनुवाद कर दिया है, वो तमिल में शुरू भी नहीं करते हैं और वो तमिल की बात कर रहे हैं। अगले साल मोदी जी के गवर्नेंस में करीब 25 साल पूरे हो जाएंगे और आपने उनके संग बहुत क्लोजली, बहुत समय तक काम किया है। इस केमिस्ट्री के बारे में कुछ बताएं, किस तरीके से ये जोड़ी इतने साल से साथ में काम कर रही है, आप एक दूसरे को कैसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं? कोई भी दो कार्यकर्ता एक साथ काम करते, एक नेता और कार्यकर्ता एक साथ काम करता है, तो इतने लंबे समय तक काम करते करते एक दूसरे की काम की पद्धति भी समझ में आ जाती है, एक दूसरे का सोचने का ढंग भी समझ में आ जाता है और एक दूसरे का स्वभाव भी समझ में आ जाता है। अंततोगत्वा तो चाहे मोदी जी हो चाहे मैं हूं, हमें हमारी आइडियोलॉजी के अनुरूप काम करना है। तो हमारी आइडियोलॉजी है, वो हमारी गाइडलाइन है, इसीलिए कभी मतभेद पैदा नहीं होते हैं। वो भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए, संविधान के लिए सोचते हैं, मैं भी आइडियोलॉजी के लिए, देश के लिए और संविधान के लिए सोचता हूं। तो मतभेद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अमित जी, एक आखिरी सवाल, अगर एक दिन मान लीजिए आपको बिल्कुल फुर्सत हो, कुछ भी करने को ना हो, कोई मीटिंग ना हो, आपके पास पूरा समय हो अपने लिए, तो आप क्या करेंगे उस दिन? मेरे पास 8000 पुस्तकें हैं, काफी सारे पढ़ने का बाकी है और मुझे शास्त्रीय संगीत का भी बहुत बहुत शौक है, जिसको मैं समय नहीं देना पड़ता। पुस्तक तो जरूर पढ़ूंगा और संगीत सुनते सुनते पढ़ूंगा। अमित जी, आज आप हमारे संग जुड़े, आपने हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका राइजिंग भारत मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।